वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं प्रतिभा पुनः अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज मैं CC4 कोर्स CC4 जो प्रथम ईयर में बीएड में पढ़ना है उसके यूनिट 3 से भारत में भाषाओं की स्थिति एवं अनुच्छेद 343 से 351 और 350 का ए का व्याख्यान करूंगी। ये जो प्रकरण है, यह जो टॉपिक है, यह VVI है, इसलिए बीएड वाले बच्चों जो है इसको अवश्य देखें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ के राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। उत्तर पश्चिम में हिंदी, पंजाबी और उर्दू, पूरब में उड़िया, बांग्ला और असमिया, मध्य पश्चिम में मराठी और गुजराती और उसके दक्षिण में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम भाषाएं बोली जाती है। इसके अलावा कश्मीरी, सिंधी, कोंकणी इत्यादि भाषाएं भी हमारे देश में प्रचलित है। शिक्षा और भाषा का एक अन्योन्याश्रित संबंध है। जब यह संबंध टूटता है तो शिक्षा भी बिखरती है और भाषा भी घायल होता है। इन दोनों का जो संबंध है वो एक दूसरे के पूरक के समान है, या ऐसे हम विलोम भी कह सकते हैं। एक दूसरे का ये पूरक है। अगर यह दोनों संबंध टूटता है तो शिक्षा भी बिखरती है और भाषा भी घायल होती है। दुर्भाग्यवश आज हमारे देश में वही हो रहा है। शिक्षा के माध्यम के तौर पर भारतीय भाषाएं बेदखल की जा रही हैं और उनकी जगह पर अंग्रेजी को अपना माध्यम बनाया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि हमारी जो राष्ट्रभाषा है, हमारी जो राजभाषा है, वह क्या हो रहा है, धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। और हमारा शिक्षा का माध्यम क्या हो रहा है, अंग्रेजी हो रहा है, इंग्लिश हो रहा है। अंग्रेजी को लगातार एक अपरिहार्य भाषा होती जा रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि यह ताकतवर और समृद्ध देशों की भाषा है। इसका मुख्य कारण यह है कि यह ताकतवर और समृद्ध देशों की भाषा है। अमेरिका, ब्रिटेन व ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में इसी भाषा में बात किया जाता है या बातचीत होता है। अंग्रेजी के इस वर्चस्व के पीछे मैकाले की यह शिक्षा थी जिसका मकसद था भारतीय आत्मा सम्मान की रीढ़ तोड़कर अंग्रेजों के दास बनाना। यानी मैकाले की जो शिक्षा नीति थी वह क्या थी कि भारतीय जो शिक्षा है उसकी भारतीय शिक्षा का आत्मसम्मान की रीढ़ तोड़कर, यानी उसको जो है निस्नाबूद कर, ठीक है, अंग्रेजों के दास बनना, यानी उनको अंग्रेज का दास बनना स्वीकार था। आज़ादी के बाद यह उम्मीद थी कि हिंदी और भारतीय भाषा अंग्रेजी के इस दबदबे से मुठभेद करेगी। यानी जब हमारा देश गुलाम था तब तो हम गुलामी में थे, तो अपनी भाषा पर आवाज़ उठाना संभव नहीं था। परंतु जब हम आज़ाद हुए तो हुआ जो हमारी अपनी जो राजभाषा है और अंग्रेजी के बीच जो है मुठभेद होगा और अपना स्वाभाविक अधिकार हासिल करेंगे। और क्या होगा, हम अपना जो अधिकार है उसको हासिल करेंगे। कुछ दशकों तक यह शिक्षा चली भी। अलग अलग राज्यों में शिक्षा बोर्डों ने भारतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ाई का एक सिलसिला शुरू भी किया, जिसके माध्यम से एक समृद्ध और शिक्षित मध्यवर्गीय समूह उभर कर भी आया जो अपने भाषिक संस्कारों के प्रति सचेत था। परंतु रोटी और रोजगार पर अंग्रेजी का कब्जा था। आज़ाद होने के बाद भी रोटी और रोजगार पे क्या था, अंग्रेजों का कब्जा था और यह कब्जा जो है बढ़ता ही गया और उसका प्रभाव हमारे भाषित मध्यवर्गीय लोगों पर पड़ा।
यह अंग्रेजी ने हमें ही नहीं हमारे देश को भी बहुत पीछे धकेल दिया, बहुत पीछे छोड़ दिया। अब हम पढ़ेंगे संवैधानिक प्रावधान। हिंदी को कॉन्स्टिट्यूशनल जो होता है प्रोविजनल, उसको पढ़ेंगे। संवैधानिक प्रावधान। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। इसके बाद संविधान के संबंध में धारा 343 से 352 तक की व्यवस्था की गई थी। इसी स्मृति को हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। अब धारा 343 पर हम प्रकाश डालेंगे। धारा 343 के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरिक होगी। उस धारा 343 में क्या है कि भारतीय संघ की भाषा जो है राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी। इसमें संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है, परंतु राज्यसभा के सभापति महोदय या लोकसभा के अध्यक्ष महोदय विशेष परिस्थिति में सदन के किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 120 का संबंध भी इन्हीं प्रयोजनों के लिए है और कहा गया है कि इनका प्रयोग केवल हिंदी में ही किया जाए, परंतु इसमें 2 भाषाओं को स्वीकृत किया गया है। किन कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग किया जाए और किन कार्यों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाए, वे सब इन्हीं से संबंधित है। यह राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 और उनके अंतर्गत समय समय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निर्देशों द्वारा निर्धारित किया जाएगा या किया जाता है। तो ये थे 343, अनुच्छेद 343 या आर्टिकल्स 343। अब हम आते हैं अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 के अंतर्गत जो है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का गठन। 344 में जो है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का गठन या आयोग एवं समिति का गठन भी इसे कह सकते हैं। इसमें 2 पॉइंट आता है। पहला पॉइंट जो है, राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर एक आयोग गठित करेगा, जो एक अध्यक्ष एवं 8वीं अनुसूची में निर्देशित विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्य से मिलकर बनेगा, जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे और आयोग द्वारा अनुसरण परिनिश्चित की जाएगी। दूसरा पॉइंट है, आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा आधिकारिक प्रयोग हेतु अंग्रेजी भाषा निर्देशित करेंगे। इसी प्रकार समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड 1 के अधीन आयोग की सिफारिशें की समीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345 के अंतर्गत इसके अनुसार राज्यों को अधिकृत किया गया है कि वे विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या एक से अधिक अथवा हिंदी को राज्य की राजभाषा बनाए। कहने का मतलब यह है कि 345 में जो है कि इसके अनुसार राज्यों को अधिकृत किया जाए, राज्य को अधिकृत किया जाए कि वे विधि द्वारा यानी कानून के द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या 2 से अधिक
अथवा हिंदी को राज्य की राजभाषा बनाए। अब इसमें जो दिया हुआ है, अब किस किस को केंद्रित किया है? यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, एचपी यानी हिमाचल प्रदेश, दिल्ली राज्यों की राजभाषा हिंदी घोषित की गई है। यानी इतना जो हम बताए हैं राज्य, एमपी, एचपी, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली, इन सभी की राजभाषा क्या है? हिंदी घोषित की गई है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। पंजाब की भाषा पंजाबी है, महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, गुजरात की भाषा गुजराती है, तमिलनाडु की भाषा तमिल है, कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है और केरल में मलयालम बोला जाता है। उड़ीसा में उड़िया है, असम में असमिया और बांग्ला है, सिक्किम में नेपाली, लेप्चा, लिम्बू और भूटिया है। नागालैंड में अंग्रेजी को राजभाषा बनाया गया है। नागालैंड में क्या है? अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में दर्शाया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय ने राजभाषा घोषित नहीं किया गया है। इसमें राजभाषा अभी घोषित नहीं किया गया है, इस पर काम चल रहा है और इसका कार्य जो है अंग्रेजी के माध्यम से जारी है। केंद्र प्रशासित प्रदेशों में चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दादर, नागर हवेली पर केंद्रीय राजभाषा नीति लागू है, परंतु पांडिचेरी की राजभाषा तमिल है। पांडिचेरी की राजभाषा क्या है? तमिल है। अब हम आते हैं 346 पे, अनुच्छेद 346। 346 में है, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा क्या होगी? राजभाषा यानी हिंदी। संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग के समय प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा क्या होगी? राजभाषा होगी। अब हम आते हैं अनुच्छेद 347। इसमें है, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। किसी राज्य की जनसंख्या या किसी भाग द्वारा बोली और भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। ये हो गया 347। अब हम आते हैं 348, अनुच्छेद 348। 348 में जो है उच्चतम न्यायालय, इसमें 348 का फर्स्ट शो करता है, फर्स्ट पॉइंट जो है, उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी, परंतु किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उन उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी भाषा का उस राज्य में शासकीय प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। तो ये हो गया अनुच्छेद 348। अब हम आते हैं अनुच्छेद 349 पे। 49 के अंतर्गत भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियम करने के लिए विशेष प्रक्रिया, यानी कानून बनाने के लिए कुछ विशेष प्रक्रिया इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, अब ये हो गया, हमको पढ़ना था CC 4 में 343 से 351, तो हम 49 पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे 350 का क। 350 अनुच्छेद 350 के क में है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर स्थानीय प्राधिकृत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में
शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा। और राष्ट्रपति किसी भी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा कि ऐसी सुविधा का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता हो। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 350 का ख। इसको दो पार्ट में बांटा गया है, क और ख। तो ये 50 का ख है। इसमें है भाषा अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार। भाषा अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार, जिस क्षेत्र में अल्पभाषी लोग रहते हैं उसके लिए विशेष अधिकार। इसका फर्स्ट पॉइंट है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। जो अल्पभाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। सेकेंड पॉइंट है, विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यकों वर्गों के सभी विषयों का अन्वेषण करे, यानी सभी विषयों का जो है शोध करे, रिसर्च करे, अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर बात करे जिसे राष्ट्रपति निर्देशित करेंगे। और राष्ट्रपति ऐसे प्रतिवेदन को सदन के समक्ष रखवाएंगे और सभी संबंधित राज्यों की सरकारों को यह प्रतिवेदन भिजवाएंगे। यानी इसका जो निदान निकलता है वो सभी राज्य के सरकारों को वो प्रतिवेदन जो है भिजवाएंगे, सेंड करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। तो ये हो गया अनुच्छेद 343 से 350। अब हम आते हैं अनुच्छेद 351 का ए। 351 के ए के अंतर्गत इसके अनुसार हिंदी भाषा का इस तरह से विकास और प्रोत्साहन दिया जाए ताकि यह भारत की सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों की अभिव्यक्ति प्रदान करने वाले का माध्यम बन सके। मैंने कह रहे हैं कि हिंदी भाषा को इस तरह से विकास किया जाए जिससे भारत की सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों की अभिव्यक्ति प्रदान करने वालों का माध्यम यह भाषा ही बन सके। मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।